चालू 3 मिनट बचे हैं, आप बोल सकते हैं। कर सकते हैं आप बोलना सर। शुरू करूं? दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं और इस बार पंडित कन्हैयालाल चतुर्वेदी, जिन्हें आप बेहतर जानते हैं मदर इंडिया की सुखी लाला के रूप में, उनका किस्सा बयान करने जा रहा हूं। इतना लंबा चौड़ा किस्सा है उनका कि 20 मिनट तो क्या, कई कई घंटे यदि उसको बयान किया जाए तो वो कम होगा, मगर हम बहुत मुख्तसर और बहुत ही संक्षेप में उस किस्से को बयान करेंगे कि पंडित कन्हैयालाल की क्या वक़्त है हिंदी सिनेमा में। वो फिल्म निर्माता नहीं थे, निर्देशक नहीं थे, लेखक नहीं थे, मुख्य अभिनेता भी नहीं थे, सिर्फ चरित्र अभिनेता थे। मगर उनके बिना हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा नहीं जा सकता। वे अद्भुत व्यक्तित्व थे। वे पूरी तरह हिंदुस्तानी जमीन से निकल कर आए थे। वे उस रामलीला के मंच से निकल कर आए थे जो रामलीला सैकड़ों साल से पूरे हिंदुस्तान में, गांव में, कस्बों में, शहरों में और अब महानगरों में, और उसके बाद टेलीविजन पर पहले भी देखी जा चुकी है और आज भी आपको दिखाई जाती है, बार बार दिखाई जाती है। उस रामलीला को किस तरह पहुंचाना चाहिए लोगों के बीच, ये पंडित कन्हैयालाल से सीखा जा सकता है। पंडित कन्हैयालाल आए तो थे यहाँ पर कुछ लिखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, फिल्में निर्देशित करने के लिए, मगर बना दिए गए चरित्र अभिनेता। और जब वे चरित्र अभिनेता बने तो चरित्र अभिनेता के रूप में उन्हें एक ऐसा किरदार शुरू में ही मिला जिसने उन्हें अमर कर दिया। बहुत कम लोग हैं, अब तो 80 साल हो गए उस फिल्म को रिलीज हुए जिससे कन्हैयालाल जी को पहली बार ख्याति मिली थी। वो थी महबूब खान की औरत, और उस फिल्म से ही वो बीज पड़ा था जो अंकुरित हुआ 1957 में, 17 साल बाद मदर इंडिया के रूप में। मगर जिन्होंने 1940 की औरत देखी है वो इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि उसका जो ग्रामीण तत्व है, उसका जो ग्राम्यांचल है, वह मदर इंडिया से बढ़कर है। उसमें जो औरत है, उसमें जो दबी चपी हुई औरत है,
आजादी के पहले 1947 के पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय औरत की जो दयनीय स्थिति थी और वह खुद अपने ही व्यक्तित्व को पहचान नहीं पा रही थी, जबकि पूरी तरह सजग थी, पुरुष से बढ़कर सजग थी, तब भी वह पहचान नहीं पा रही थी या उसको पहचानने नहीं दिया जा रहा था। उस समय उस औरत की भूमिका निभाई थी महबूब खान की होने वाली पत्नी ने, जो संभवतः उस समय उनके मोहब्बत के आगोश में थी और उसीलिए उन्हें उस फिल्म में मुख्य किरदार में चुना गया था। वे थी सरदार अख्तर। उस सरदार अख्तर ने इतनी खूबसूरती से इस भूमिका को निभाया था और उसमें उनके 2 बेटों में एक बेटे थे जो बाद में राजेंद्र कुमार 1957 में मदर इंडिया में बने, वो भूमिका की थी। आज के अभिनेता नहीं कहा जाएगा, 1980-90 के अभिनेता गोविंदा के पिता ने, और जो भूमिका सुनील दत्त साहब ने की थी वो भूमिका अदा की थी याकूब ने। और याकूब सचमुच उसमें इतने रमे हुए थे कि आज यदि हम उस फिल्म को दोबारा देखें तो हमें लगेगा क्या सचमुच इतनी गहराई से कोई व्यक्ति उसको जीवंत कर सकता है। पर सबसे बढ़कर और सबसे बड़ी बात जो थी वो थे पंडित कन्हैयालाल, जिनकी उम्र उस समय महज 30 साल की थी और जिसमें उन्होंने एक ऐसे खूंखार किस्म के, ऐसे दरिंदे किस्म के, ऐसे खून चूसने वाले साहूकार की भूमिका की थी जो किसी की भी आंखों में घृणा के भाव पैदा कर सकता है, मन को तिलमिलाहट से भर दे सकता है। और पूरी तरह उसमें कामयाब हुए थे पंडित जी। पंडित जी जब आंखों में आंखें डालकर सरदार अख्तर से कहते हैं देखो अभी भी तुम्हारे सामने सब कुछ जिंदगी का पल पल खुला हुआ है, सब कुछ पा सकती हो, क्यों नष्ट कर रही हो, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रही हो। तो सारा का सारा तिलिस्म एकदम से टूटा हुआ नजर आता है उस शराफत का, जो शराफत सिर्फ शाब्दिक होती है, जो व्यवहार में नहीं आती। और पंडित जी उस पर तिलमिलाहट भरा वार करने से कहीं नहीं चूकते। वो कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 2 बेटे मर गए हैं ना, तो एक तो जीवित है, बचा लो उसको। क्या आज आपको ये लौटते हुए मजदूर जो हम देख रहे हैं, जिस समय में हम बयान कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो क्या हमें नहीं लगता कि ये वैसा ही खौफनाक मंजर है, ये वैसा ही खौफनाक समय है जिस समय को हम जी रहे हैं? क्या इस समय में और उस समय में कोई फर्क है? आज भी हम वैसा ही यंत्रणा का समय देख रहे हैं जैसा उस समय था। और लौटते हुए लोग बराबर हमारी चेतना को जख्मी कर रहे हैं। उस जख्मी करते हुए चेतना से पैदा हुए थे पंडित कन्हैयालाल। और फिर आगे चलकर उन्होंने किस किस तरह की भूमिकाएं नहीं की। वे आत्मीय से आत्मीय भूमिका में आए, वे कोमल से कोमल भावनाओं को प्रदर्शित करते रहे।
यदि आप याद करें, एक गीत जो कभी भी आपको सुनाई पड़ सकता है और जो आपकी चेतना को झकझोर सकता है कि पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, तो यदि आपको अशोक कुमार दिखेंगे तो अशोक कुमार के पीछे आपको कन्हैया लाल दिखेंगे, जो पहले सिखा रहे हैं उसे कि देख बेटे, ये जो अंधकार है ये मिट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये अंधकार जारी नहीं रह पाएगा, इस अंधकार को खत्म करके ही सुबह आएगी। और उस बच्चे को वो अपना लेते हैं, अपने कलेजे से लगा लेते हैं उस बच्चे को, जिस बच्चे को उसके माँ बाप छोड़ गए हैं क्योंकि वह काला है, और उस काले बच्चे को वे अपनी मोहब्बत से सराबोर कर देते और उसे एक ऐसी जिंदगी देते हैं कि वह समूची दुनिया पर छा जाता है। ऐसी एक भूमिका उन्हें फिर मिली आगे चलकर, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें वे एक ऐसी बच्ची के पिता बने हैं जिसका चेहरा झुलस गया है, जल गया है, जो बदसूरत हो गई है, और उस बदसूरती में खूबसूरती खोज लेने के लिए एक मधुर गीत आता है, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। देखिए, इस समय जब पंडित जी इस गीत को गाते हैं पहले और उसके बाद फिर नायिका दोहराती है, वो दृश्य अद्भुत हैं। और खलनायक के रूप में तो उन्होंने जो कमाल दिखाए हैं वो आप देख सकते हैं अपना देश में, वो आप देख सकते हैं दुश्मन में, एक से एक फिल्मों में पंडित जी आते रहे और अपना करिश्मा दिखाते रहे, मगर उन्हें जब भी याद किया जाता है मदर इंडिया के सुखी लाला के रूप में किया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे औरत भी देखने को मिली और मदर इंडिया भी देखने को मिली, और उनके द्वारा अभिनीत लगभग तमाम फिल्में मैंने देखी। और अभी मुझे चंद दिन पहले ही उनकी सुपुत्री हेमा सिंह जी से बात करने का अवसर मिला और मुझे लगा कि बताओ बेटियां कितनी अपने पिता के प्रति समर्पित होती हैं। आज जब वो लगभग 60 साल की उम्र को छूने जा रही हैं, उस समय भी वो अपने पिता के लिए इतनी समर्पित हैं कि उनके लिए हर तरह का काम करने के लिए, हर तरह का उनके लिए समाज में जो उनकी भूमिका थी उस भूमिका को जारी रखने के लिए जो कृत संकल्प है, उन्होंने कन्हैया लाल फैन क्लब जारी किया हुआ है। उसके साथ वो एक ट्रस्ट भी चलाती हैं, जिस ट्रस्ट के द्वारा वे तमाम लोगों की सेवा करती हैं, तमाम जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन्हें जितनी हो सकती है मदद पहुंचाने की कोशिश करती हैं, बहुत संस्थाओं से जोड़ कर रखती हैं। और वह भावना जो एक कलाकार के मन में होती है, उस भावना को जीवंत रखने की कोशिश करती हैं। तो ये जो कन्हैया लाल जी हैं, इनको आप मदर इंडिया के द्वारा पहचानने की चेष्टा कीजिए कि वो किस क्रूर दृष्टि से देखते हैं। जब नरगिस जा रही हैं अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने के लिए, तो वो सिर्फ बैठे हुए बगैर किसी एक्शन के सिर्फ अपनी आंखें नचाकर वह सारी क्रूरता बयां कर दी।
और एक फिल्म का और मैं यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहूँगा, जो उनके अभिनय की मिसाल है और वह अधिकांश लोगों की स्मृति में आज भी खनक जाएगी, वह है गंगा जमुना, जिसमें वे अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के साथ हैं। और अभिनय सम्राट दिलीप कुमार उनके सामने बराबर खड़े नजर आते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पंडित जी इतना सा भी दुबक गए हों, और वे उनकी सामर्थ्य को 4 गुना, 8 गुना, 100 गुना करने की हिम्मत रखते हैं। जब अनवर हुसैन आता है, जो खलनायक है, जो नष्ट कर रहा है गंगा को, जो उसके जीवन में कांटे बो रहा है, और उस खलनायक के नौकर हैं कि नहीं आया, उसके मुनीम हैं, उसके दरवाजे पर खड़े हुए हैं, उसके दरवाजे पर खड़े हुए उसकी रक्षा कर रहे हैं। और गंगा जो सबसे खतरनाक है उसके लिए, सेठ के लिए, जमींदार के लिए, उस गंगा से उन्हें बचाने की चेष्टा कर रहे हैं कि उस गंगा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये समझ पाना बड़ा कठिन है। जब आप फिल्म देखते हैं तो देखते हैं वे दोनों को साधे रहते हैं, दोनों पलड़ों को बैलेंस किए रहते हैं। एक तरफ वे साहूकार, जमींदार, सेठ अनवर हुसैन को संभाले रहते हैं कि तू बिगड़ मत, और दूसरी तरफ गंगा को कहे रहते हैं कि अरे खींच कर एक झापड़ लगा, बहुत बेईमान है। और दोनों को इस तरह बैलेंस करते हैं, इस तरह समानुपात में रखते हैं कि दर्शक उसका आनंद लेता है। वह समझता है कि देखो इसकी मजबूरी क्या है, इसकी मजबूरी है कि आखिर है तो ये इनका ही नौकर, परंतु नौकरी करते हुए भी ये बिका हुआ नहीं है। ये चाहता है कि परिस्थितियां बदलें, और वह जो परिस्थिति बदलने के लिए आगे बढ़कर आया हुआ है उसके सामने खड़े हैं। कन्हैयालाल, जीवन, ओम प्रकाश और प्राण, ये 4 ऐसे चरित्र अभिनेता हैं जिन्होंने मूलतः खलनायक की भूमिकाएं निभाते हुए भी इतनी विविध भूमिकाएं निभाई हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं। मैंने लिखा था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो छपा है, उनको मैंने लिखा था कि जब मैंने इस बृहत्तर इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ा और जाना तो मुझे लगा कि इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें इन 4 लोगों का जिक्र तक नहीं। बहुत लोगों का जिक्र है, मगर इन 4 लोगों का जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा को संपूर्णता में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। पंडित कन्हैयालाल का उल्लेख किए बगैर हिंदी सिनेमा कभी पूरा नहीं है। वे एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो औरत के बाद मदर इंडिया में रिपीट किए। सारे पात्र वही हैं जो मदर इंडिया में जो औरत में थे, और सारे पात्र बदल दिए गए। 17 साल बाद स्वाभाविक था, परंतु राधा बदली गई, उसके बेटे बदले गए, उसके साहचर्य में रहने वाले लोग बदले गए, मगर खलनायक सुखी लाला नहीं बदले जा सके।
वही सुखी लाला जो औरत में थे, वही सुखी लाला मदर इंडिया में भी थे। और औरत में यदि वो बाकमाल थे तो मदर इंडिया में तो आप कहेंगे ही। मदर इंडिया तो आज भी, आज की फिल्म है, अभी पुरानी फिल्म नहीं हुई है। आज भी शायद ही ऐसा कोई हिंदी सिनेमा का प्रेमी हो जिसने मदर इंडिया ना देखी हो। और यदि मदर इंडिया उन्होंने देखी है, जिसने भी देखी है, यदि वो राधा को याद करेंगे तो सुखी लाला को भी जरूर याद करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने मदर इंडिया देखी है और औरत नहीं देखी है तो वे एक बार मुड़ के औरत भी देखें। अब तो ये YouTube पे उपलब्ध है, इसकी DVD भी उपलब्ध है और उसमें आप पाएंगे कि जो सहज वातावरण औरत में है वैसा ग्रामीण अंचल का वातावरण मदर इंडिया में भी नहीं है। फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं कि कन्हैया लाल एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने जीवंत कर दिया समाज को, जीवंत कर दिया उस अभिनय को जो नाटकीय अभिनय कहा जाता है। उस नाटकीयता के बीच में उन्होंने जो सहजता रोपित की है, उनको एक बार उनके दर्शन करने का जो अवसर मिला, उनके साथ मिल बैठने का जो अवसर मिला, उसमें मैंने देखा। और कभी जब अवसर होगा, कभी जब मौका आएगा दोबारा, तब मैं उस अवसर का पूरा विवरण आपको दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह पंडित जी पूरी तरह से भारतीय जीवंतता में पले हुए थे, भारतीय समाज में पले हुए थे और किस गहराई के साथ वो जी रहे थे। और उनके साथ बैठकर भंग पिए जाने का जो आनंद था और जो बात करने का आनंद था और जो पंडित अमृतलाल नागर को स्मरण करने का आनंद था और उनको जीवंत देखने का आनंद था, वह अद्भुत था। वे एक विलक्षण अभिनेता थे और ऐसे विलक्षण अभिनेताओं से ही हमारा हिंदी सिनेमा आपूरित है। धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया।